चलिए अब चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। अच्छा, तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होता किसमें है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है सिर्फ एक ही किंगडम में। अच्छा, आपको जानना है, जहां पे हमने विटाकर की बात की थी ना, जो हमारा विटाकर क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया और फंगाई भी है बीच में, भूल गया था मैं। अच्छा, जो मोनेरा होता है, मोनेरा ये पहली किंगडम थी जिसको इन्होंने प्रपोज किया है विटाकर ने अपने क्लासिफिकेशन में, और ये एकलौता किंगडम है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हुई। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा था बैक्टीरिया। आपको सवाल आएगा कि क्यों बैक्टीरिया लिखा है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में होता है क्या? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल बैक्टीरिया में ही होता है, और वायरस में भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो भी मोनेरा के अंदर आ गया। तो तब भी बाय डिफॉल्ट आप पता कर लेना, जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे बाय डिफॉल्ट हम बैक्टीरियल सेल की ही बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल सेल हम लगभग इस तरीके से कुछ बनाते हैं, ठीक है। इसमें और लेयर्स होते हैं, इसके अंदर जाने वाले हैं हम फिर, और 3 लेयर्स हम ड्रॉ करके पता करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि ये हमारा बैक्टीरियल सेल है और ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अच्छा ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो काम करते हैं वो सारे फंक्शंस प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करेंगे। कैसे, अब जानेंगे। No membrane bound organelles are found। अच्छा, ये हमारी सबसे पहले समझने वाली बात है, क्योंकि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सभी के सभी होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। हाँ, दोनों के अंदर राइबोसोम्स कॉमन होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इसके अंदर गैस वैक्यूल्स वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो बाय डिफॉल्ट आप पता कर लेना, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आपको सवाल आएगा कि यार जो गोल्गी होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंसेस सेक्रीट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और लाइसोसोम्स जो है वो अल्कलाइन पीएच मेंटेन करते हैं, तो जो फूड वैक्यूल्स है वो स्टोर करते हैं। तो ये सभी हमारी बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो एक सेल को जीना है तो ये सारे फंक्शंस उसको भी कैरी आउट करने पड़ेंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक सेल है, उसको तो बेसिक फंक्शंस करने पड़ेंगे ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल फंक्शंस कैसे करता है, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, कुछ नहीं है। अरे तो है ही क्या इसमें, अरे बहुत कुछ है, जानते हैं क्या क्या है। अच्छा, ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। मान लेना कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरिया ले लिए मैंने, तो इसके पास ना क्या होता है, एक सेकंड कलर ही बदल देता हूं। अच्छा, इसके पीछे ये जो होता है, इसको, ये पहला लेयर है, इसको हमने नाम दिया है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, तो बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ना एक खुद का अपना सेल वॉल होता है इसको। अच्छा, तो ये जो रेड कलर वाला हो गया है सेल वॉल, ये सेल वॉल और सेल एनवेलप वो भी होता है। इसके अंदर 3 और लेयर्स होते हैं, वो भी पता करेंगे अब हम। अच्छा, इसके पास खुद का सेल वॉल होता है। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, इसका काम हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अच्छा, इसके अंदर वैसे हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर भी सेल है तो जेनेटिक मटेरियल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसके अंदर कैसा होता है, यार मुझे एक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके अंदर ना, मान लो कि ये जेनेटिक मटेरियल है, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है जो जेनेटिक मटेरियल को रैप करती है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे इसमें, है ना। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन को हमने हटा दी है, और ये जेनेटिक मटेरियल को भी हटा दी है, और जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर वो होता है बिल्कुल
नेक्ड होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म क्या है? जो ये स्पेस दिख रहा है ना सफेद सफेद का, इसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ये। अच्छा, अब बात करेंगे, असली बात करेंगे, ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है, कोई इसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस नाम की कुछ चीज नहीं है, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। अच्छा, जो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जहां पे ये मौजूद है, इस रीजन को हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। इसको मैंने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। अच्छा, मैंने नहीं दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल ये हो गया जहां पे ये नेक्ड होता है, और जहां पर भी ये नेक्ड है वो रीजन को हमने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। और भी कुछ चीजें होते हैं, क्या होता है जानना है? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल ये हो गया, जीनोमिक डीएनए। यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसका नाम है जीनोमिक, और क्या कर सकते हैं इसको? सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हैं ना, सर्कुलर डीएनए। अच्छा, ये जो सर्कुलर डीएनए है, इसके बावजूद भी, मतलब ये भी प्रेजेंट है, और इसको छोड़कर भी हमें यहाँ पे मौजूद है एक छोटा सा पोर्शन, ये भी डीएनए ही है लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर है जो हमें काम आता है। इसका काम है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। जैसे हमने पढ़ा कि इकोलाई जो होता है, फॉर एग्जांपल लीजिए, इकोलाई होता है, उसके अंदर ना वो प्रोकैरियोट है, उसके अंदर पहले हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो भी नॉर्मल इकोलाई सेल्स है उसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं होता किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए। लेकिन एंटीबायोटिक्स के लिए, जैसे आप माने कि आपने एक आपको डिसीज हो गया, आपने एक एंटीबायोटिक खाया, एक बार कम हो गया, दो बार कम हो गया, लेकिन तीसरी बार क्या होता है, जब सेम एंटीबायोटिक आप कंज्यूम करेंगे तो वो डिसीज कम नहीं होगा, इन्फेक्शन कम नहीं होगा। क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस बना लेता है। तो इस डीएनए को हम कहेंगे प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसका एक्सक्लूसिव काम होता है कि एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंस बढ़ाना। तो ये एक चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कॉमनली होते हैं। और एक थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, चलिए। अच्छा, इसके अंदर राइबोसोम क्या होता है? 70s राइबोसोम होता है। 70s राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, हमने पहले ही लिख लिया। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल से। अगर यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर की जाए तो ये छोटे होते हैं साइज में, और इनका साइज भी हम लिख लेते हैं, और इनका साइज है लगभग 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायामीटर की, ठीक है। ये हो गया इनका डायामीटर। जो स्मॉलेस्ट 0.02 होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, वो होता है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा एनारोबिक है, वो भी हम पता करेंगे बाद में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है पॉइंट ये कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब और एक बात करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा है वही हम लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय मोनेरा। अब ये जो मोनेरा होता है वो होल एंड सोल बैक्टीरिया है। सभी बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बात तो 100% श्योर रहनी चाहिए हमको। रिप्रेजेंटेड बाय मोनेरा हो गया। अच्छा, ये मोनेरा में होते क्या है? ब्लू ग्रीन आल्गे, आर्की बैक्टीरिया, यस स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, आर्की बैक्टीरिया, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ये सब, और सभी बैक्टीरिया आप लगा लीजिए कि इसके अंदर होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और वायरस के अंदर भी थोड़े थोड़े वायरसेस में प्रोकैरियोटिक होता है, तो वो भी एक इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक। और अब हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो अपने फंक्शंस कैसे कैरी आउट करता है। ठीक है, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर तो सभी पहले से ही मौजूद के गोल्जी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सभी है, तो उसके अंदर कुछ इतनी चीज नहीं है कि कैसे करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी ये फंक्शंस कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे बाहर से लेकर अंदर तक आएंगे। बाहर हमें चाहिए प्रोटेक्शन, जैसे हमें सेल एक आप देखते हैं, सबसे पहले आउटर लेयर देखते हैं। आउटर लेयर में सेल के लिए सेल वॉल कुछ चीजों में होता है, कुछ एनिमल्स में नहीं होता है। वैसे प्लांट्स में सेल वॉल है और एनिमल्स में एब्सेंट है। वहां पे यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बैक्टीरिया की, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर होता है, वो क्या है? सेल एनवेलप। अच्छा, ये सेल एनवेलप क्या है? अच्छा, इसको हमने पहले भी एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर बनाई थी, अब भी बनाएंगे। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और कलर बदलना है हमें। अच्छा, ये हो गया सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये हो गया सेल वॉल। शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना। ठीक है, और इसके ऊपर ना एक और मौजूद है, और इसको हमने नाम दिया है, ये और एक लेयर है। इसको थोड़े थोड़े बैक्टीरिया में होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ये आउटर लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है सेल एनवेलप। इन तीनों को सेल एनवेलप कलेक्टिवली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का ही काम है सेल को प्रोटेक्ट करना, तो इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके तीनों को जुल मिला के नाम दिया है सेल एनवेलप। अच्छा, तीनों के ही अलग अलग फंक्शन है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेल वॉल जो होता है वो शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो स्टिकी कैरेक्टर हो या रॉक्स एंड स्ट्रीम्स से अटैचमेंट हो, वो भी कुछ चीजें आते हैं, लेकिन तीनों को कलेक्टिवली एक काम करना है, सेल को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे, ये दोनों वैसे के वैसे ही है, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया बदला जाता है। कैसे? अच्छा, हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स, अच्छा, ये ग्लाइकोकैलिक्स में ना और दो टाइप्स है। ये एक हो गया हमारा स्लाइम लेयर, ये है हमारा स्लाइम लेयर, और दूसरी चीज है कैप्सूल। कैप्सूल, अच्छा, यहां पर भी हम बैक्टीरिया को ड्रॉ करेंगे। वैसे ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, और उसके बाद ये हो गया हमारा सेल वॉल, और इसके ऊपर है, ये है स्लाइम लेयर। और अच्छा, इसको ना थोड़ा बदलना है, ठीक है, और ये डिजाइन ऐसे ड्रॉ की ना, ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया हमारा सेल वॉल। और कैप्सूल जो होता है ना, स्लाइम लेयर से थोड़ा थिक होता है, तो हम दो लेयर इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये हो गया कैप्सूल जो मोटा होता है स्लाइम लेयर को लेके, लेकिन अच्छा, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ये थोड़ा थिन है और ये थोड़ा बहुत थिक है। अच्छा, स्लाइम लेयर जो होता है वो बहुत लूज होता है, ये एक लूज शीट है, लूजली बाउंड होता है, ये लूजली लूजली बाउंड। और ये जो स्लाइम लेयर होता है वो काम कराता है हमारा, और एक सेकेंड याद करके बताता हूं। कैप्सूल जो होता है उसका स्टिकी कैरेक्टर है, स्लाइम लेयर जो होता है वो अटैचमेंट टू रॉक्स है, अटैचमेंट टू सॉलिड बोलेंगे हम लोग। जहां पर भी ये चिपकना होता है वहां पे स्लाइम लेयर काम आता है। और कैप्सूल जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, ये टाइटली बाउंड है, और ये स्टिकी कैरेक्टर है। एक सेकेंड, सही तो बोल रहा हूं ना मैं यार? एक सेकेंड टाइम देना मुझे। हाँ जी, सही है।
स्टिकी कैरेक्टर होता है ये। और स्लाइम लेयर का एक और फंक्शन होता है, वो है प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। वाटर होता है उसको स्टोर करके रखने में, उसको प्रिवेंट, लॉस को प्रिवेंट करने में ये काम आता है, ठीक है। और ये थोड़ा थिन होता है और ये बहुत ही थिक होता है, वो आपको डायग्राम से ही पता चल गया होगा, ये थिक है। अच्छा, ये हो गया प्रोटेक्टिव यूनिट। अब हमने जाना कि बिना किसी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के प्रोकैरियोटिक सेल अपना प्रोटेक्शन कैसे करती है। उसके बाद अब हम जानेंगे कि अंदर के जो स्टोरेज है, जो सेक्रीशंस है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो कौन करता है। अब हम उसको जानेंगे। पता करते हैं स्टोरेज, सेक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन वो कौन कराता है और ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है। इन सबको एक ही कराते हैं मीसोसोम। वैसे स्टोरेज नहीं करता है मीसोसोम। स्टोरेज के लिए हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज है, मीसोसोम्स। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जल्दबाजी में ना मैंने सेल को मिटा दिया था, तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। बैक्टीरिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है सेल वॉल। वैसे हमें सेल वॉल वगैरह नहीं चाहिए दोस्त, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मीसोसोम्स कैसे होते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं वो सेल के अंदर ऐसे ऐसे मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना कुछ अलग ही तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, मीसोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये एक शेप हो गया, ये जो हो गया वेसिकल शेप है। और ये क्या है, इसके अंदर ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमें काम कराता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स काम करते हैं ना, वही काम ये केमिकल्स करते हैं जो भी मीसोसोम्स के अंदर मौजूद है। और ये पूरा स्ट्रक्चर, ओके एक सेकेंड, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर की बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, ये है मीसोसोम, ये है मीसोसोम। अच्छा, इसकी भी ना अलग अलग शेप्स है, जैसे ये हो गया वेसिकल शेप, ये वेसिकल शेप में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्यूब्यूलर शेप में भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ट्यूब्यूलर शेप है। अच्छा, ये भी मीसोसोम है, ट्यूब्यूलर मीसोसोम। अच्छा, और एक चीज है, लैमिनरी शेप में भी हो सकती है, वैसे बहुत बड़ा से ले लिया है मैंने। ये हो गया लैमिनरी शेप, ये ऐसे बहुत ही रेगुलर है, ये इतना नीट डायग्राम नहीं है लेकिन एडजस्ट कर लेना। लैमिनरी शेप है, ये भी मीसोसोम है। इन सारों के अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं, ठीक है, केमिकल्स, ये भी केमिकल्स हैं। अब ये केमिकल्स करते क्या है, मीसोसोम्स करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी कराते हैं, और डीएनए को डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इक्वल प्रोपोर्शंस में, वो भी मीसोसोम्स कर रहा है। डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स भी कराता है, और सेक्रीशन भी कराता है, और स्टोरेज भी कराता है। ये सारी चीजें यहाँ पे काम करेंगे मीसोसोम्स। और एक चीज है, जो भी मीसोसोम्स होते हैं वो, अच्छा, ये जो मीसोसोम्स होते हैं प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया होते हैं, ये प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में होता क्या है, मीसोसोम्स के अलावा भी और थोड़े फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। किसमें होते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम लेंगे बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, और मैंने कहा कि ये मीसोसोम्स है। वैसे वेसिकल शेप मैंने ड्रॉ किया, बहुत आसान है इसीलिए। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने कहा कि केमिकल्स भरे रहते हैं, राइट। अच्छा, थोड़े वैसे जैसे ब्लू ग्रीन आल्गे हो गया, ब्लू ग्रीन आल्गे जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक। लेकिन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स तो है ही नहीं इसमें, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ये करेगा फोटोसिंथेसिस। कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो मीसोसोम्स के अंदर ही मौजूद है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए मीसोसोम्स के अंदर। इन पिगमेंट्स को कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाता है कि
ब्लू ग्रीन algae में जो मीसोसोम्स होते हैं वही क्रोमैटोफोर्स है। नहीं दोस्त, मीसोसोम्स मीसोसोम्स ही होते हैं। जो मीसोसोम्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हमने नाम दिया है क्रोमैटोफोर्स। ये जो क्रोमैटोफोर्स है ये फोटोसिंथेसिस कराएंगे, ये कराएंगे फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इन क्रोमैटोफोर्स के बारे में और जानना है, जानते हैं। एक सेकेंड इसको रख कर क्या। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट कवर करना है मेरे को। जो मीसोसोम्स होते हैं वो एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। कैसे? जैसे आपने यहीं पे देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही मीसोसोम्स के अंदर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जितने भी शेप्स आप देख लीजिए, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही मीसोसोम्स के अंदर एक्सटेंशंस हो रहे हैं। तो मीसोसोम्स के कहते हैं एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मीसोसोम्स कह रहे हैं, जिसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद है, केमिकल्स मौजूद है, जो कराएंगे हमारे ये सब काम, सेक्रीशन, स्टोरेज, रेप्लिकेशन, और डॉटर सेल्स के लिए जो डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इक्वल प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वो भी हमारे मीसोसोम्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यही पे कवर कर लेते हैं ना। तो और हमारे 3-4 टॉपिक्स ही बचे हैं, बहुत छोटे छोटे। चलिए पढ़ते हैं मोटिलिटी के बारे में। नेक्स्ट, मोटिलिटी। अच्छा, मोटिलिटी के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद है पहली चीज फ्लैजेला। फ्लैजेला तो मौजूद है। अच्छा, ये एक बैक्टीरियल सेल है। अच्छा, इसके अंदर फ्लैजेला ऐसे होता है ना। मान लो कि ये फ्लैजेला है, और फ्लैजेला ना 3 पार्ट्स से बनी होती है। एक है फिलामेंट और हुक, और दूसरा हो गया बेसल बॉडी। अच्छा, ये फ्लैजेला है और ये फिलामेंट है। ये जो लंबा वाला जो स्टॉक है ये फिलामेंट है। यहाँ पे हुक है जहां पे बहुत सारे फिलामेंट्स ना ज्वाइन करे हुए होते हैं, है ना। ये हो गया हमारा हुक, ये हो गया हुक, और ये है बेसल बॉडी जो सारे हुक्स को ज्वाइन करके रखती है। ये है बेसल बॉडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मौजूद होती है। ठीक है, ये हो गया बेसल बॉडी। थोड़ा सा मेरा ना ये हट गया। अच्छा, और ये जो फ्लैजेला है ये हमारी हेल्प करती है मूवमेंट में, और इसके अलावा हमें एक और 2 चीजें हैं, जैसे ऐसे हो गया, बताता हूं कि ये क्या है। और इसके अंदर ना और एक चीज होती है ऐसे। अब ये दोनों क्या है? अच्छा, ऐसे ऐसे करके मौजूद रहते हैं ये। अच्छा, हाँ, ये है पिलाई और ये है फिमरिए। क्या बोला इनको हमने? फिमरिए। अच्छा, ये पिलाई और फिमरियो जो होते हैं, फिमरियो नहीं फिमरिए, पिलाई एंड फिमरिए, ये दोनों ना, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, ये दोनों डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, डू नॉट हेल्प इन मूवमेंट, ऐसे करके लिखते हैं, डू नॉट हेल्प इन मूवमेंट। ये दोनों लोकोमोशन में हमें काम नहीं आते हैं। लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला। ये एकलौती चीज है जो हमें बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प करती है। पिलाई और फिमरिए करती ही क्या है, तो क्यों मौजूद है? ये मौजूद है अटैचमेंट टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स। जैसे हम देखते हैं ना, जब भी हम नदी के अंदर चल रहे होते हैं तो रॉक्स के ऊपर फिसलते रहते हैं हम लोग। क्यों? अच्छा, आल्गे भी होता है, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी जगह ऐसे होते हैं बैक्टीरिया भी होते हैं। आप देखना, आप जब भी पैर रखेंगे तब भी वो बैक्टीरिया वहां से हटेंगे नहीं, ये इतनी जोर से चिपक के रखती है ना। तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ है इसमें। अटैचमेंट टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स, रॉक्स एंड स्ट्रीम्स। अच्छा, ये पिलाई और फिमरिए की काम है। अच्छा, यहां से ये आप पता कर लीजिए, पिलाई जो होते हैं ये ट्यूब्यूलर शेप में होते हैं, और फिमरिए जो होते हैं, ये जो फिमरिए है ये ब्रिजिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ये हो गए ब्रिजिल लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे हमारे ब्रश के ऊपर ब्रिजल्स होते हैं ना, वैसे मौजूद रहते हैं ये हो गया हमारे मोटिलिटी का काम। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम पकड़ेंगे पिलाई और फिम्ब्रिए हमें मोटिलिटी के अंदर हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ एक, और ये है फ्लैजेला। और पिलाई और फिम्ब्रिए जो होते हैं वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं रॉक्स एंड स्ट्रीम्स को चिपक के रहने के लिए। और पिलाई जो होती है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये जो फिम्ब्रिए है, अच्छा इसको नाम नहीं दिया है हमने, फिम्ब्रिए है ये जो ब्रिजिल लाइक स्ट्रक्चर है हमारे ब्रशेस के ऊपर, जो टूथब्रश के ऊपर मौजूद रहते हैं ना ब्रिजल्स, ऐसे रहते हैं बैक्टीरिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपक के। तो ये हो गया हमारा मोटिलिटी का काम। और हमारे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, इंक्लूजन बॉडीज बचे हैं, राइबोसोम्स, और सबसे पहली बात मुझे जो कवर करनी चाहिए थी बैक्टीरियल शेप्स, वो लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ये रब करके आ जाते हैं हम। चलिए राइबोसोम्स कर लेते हैं फिर से। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में आप सभी को पता है 70S टाइप की राइबोसोम्स होती है। ये हो गया 70S टाइप की, यार बहुत छोटा हो गया ना, एक सेकंड, क्या है यार, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना 70S टाइप की राइबोसोम्स होती है। एस को हम यहाँ पे मानेंगे स्वीटबर्ग्स यूनिट, स्वीटबर्ग्स यूनिट, इसके बारे में ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा 70S को 50S प्लस 30S, वैसे 50 प्लस 30 80 होता है, लेकिन यहाँ पे 50S प्लस 30S ये दोनों सब यूनिट्स हैं, ये लार्जर हैं और ये स्मॉलर है। नंबर से ही पता चल गया होगा आपको, ये 50S लार्जर सब यूनिट होती है और जो 30S जो होती है ना वो स्मॉलर सब यूनिट होती है। अच्छा ये जो सब यूनिट्स होती है ना, ये हो गया हमारा प्रोटीन, mRNA, ये हमारा mRNA का सीक्वेंस है। इसके अंदर ना प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो mRNA को घेर लेते हैं। ये सारे हो गए हमारे 70S राइबोसोम्स। अच्छा इन सारों को मिला के और mRNA इन टुगेदर को बोलते हैं पॉलीसोम। इसको क्या बोला हमने, पॉलीसोम। अच्छा जो पॉलीसोम होता है वो हमें हेल्प करेगा mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए। पॉलीसोम helps in making protein from mRNA, मतलब आप मान के चलिए भाई कि ये ट्रांसलेशन कराएंगे mRNA। अच्छा ये एक ही काम है जो जिसमें करना है। अच्छा पॉलीसोम्स और राइबोसोम्स में डिफरेंस क्या है वो बहुत सावधानी से समझिएगा। पॉलीसोम्स जो होते हैं वो बहुत सारे राइबोसोम्स और mRNA को मिला के कहते हैं, लेकिन राइबोसोम ना एक सिंगल चीज होती है। ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, और दोनों को मिला के 70S कहते हैं। इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। लेकिन बहुत सारे जो 70S राइबोसोम्स है वो mRNA के आजू बाजू घेर लेते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और इसको mRNA और दोनों सब यूनिट्स को मिला के सारे पार्ट को कहते हैं पॉलीसोम। अच्छा नेक्स्ट, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था भाई। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडीज, यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड, इंक्लूजन बॉडीज, वैसे एक पॉइंट मिस कर दी थी मैंने, मीसोसोम जो होते हैं वो रेस्पिरेशन भी कराते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पूछना कि रेस्पिरेशन कौन से कराते हैं, मीसोसोम ही कराते हैं। और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कौन कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कराती है प्लाज्मिड डीएनए, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, अच्छा इंक्लूजन बॉडीज का काम है स्टोरेज कराना, जैसे हमारे फूड वैक्यूल्स करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ये कराते हैं इंक्लूजन बॉडीज। और जो इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे गैस वैक्यूल्स हो गए, गैस वैक्यूल्स, और साइनोफाइजियन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइजियन ग्रैन्यूल्स, और सैप वैक्यूल्स भी होते हैं, सैप वैक्यूल्स भी होते हैं, और गैस वैक्यूल्स तो पहले हो गए, और फूड वैक्यूल्स भी लिख लीजिएगा, फूड वैक्यूल्स। अच्छा ये सारे ना वैक्यूल्स मतलब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बेसिकली आप लिख लीजिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो भी फूड वैक्यूल होते हैं
वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है। जस्ट ये हो गया सेल, और वैक्यूल जो होती है ना वो ऐसे ही गैस से बनी रहती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, कुछ नहीं भाई। सिर्फ जो ये साइटोप्लाज्म है पूरी, ये जो पूरी साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म को छोड़ के एक गैस बनी रहती है, उसको हमने नाम दिया है वैक्यूल। वैक्यूल हो गया तो इसका नाम नहीं, इसका मतलब नहीं कि इसके अंदर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है। एक सेकेंड भाई, अच्छा मैनेज कर लेंगे। जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है। दोनों ही नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं है। लेकिन जो एक ही एक ऑर्गेनल होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन होता है, वो हो गया राइबोसोम्स, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, ये भी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम जानेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। ग्राम स्टेनिंग, अच्छा ग्राम स्टेनिंग ये टेक्निक प्रपोज की है, ये साइंटिस्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तब भी हम जानेंगे, ठीक है। सॉरी, ये हैंस क्रिस्टियन ग्राम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, और इनके नाम के बाद इसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जाना जाता है। और इन्होंने यूज किया है प्राइमरी स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट नाम की एक स्टेन होती है, वो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया पे ऊपर लगा दिया, और जो भी बैक्टीरिया के अंदर लूज जो सेल वॉल थिन होता है वो पकड़ती नहीं है वॉयलेट कलर, जो भी थिक सेल वॉल होती है जो हमने कैप्सूल समझा वो पकड़ लेती है क्रिस्टल वॉयलेट को, ठीक है। और ये उन्होंने नाम दिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और वायलेट है, और इसके बाद एसीटोन है, इथेनॉल है, और कुछ अल्कोहल भी यूज की जाती है। बहुत लंबी ये प्रोसेस है, लेकिन उतना डीप हम नहीं जाएंगे। और सिंपली इन्होंने क्या किया है, दो बैक्टीरियल सेल्स हैं, इसका सेल वॉल ना, यार ये ब्लैक ना थोड़ा आ नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा आ रहा है। ये थिन सेल वॉल है, और ये हम मान लेंगे कि थिक सेल वॉल है, ठीक है। ये ना थोड़ा सा थिक सेल वॉल है। अच्छा, ये जो थिन सेल वॉल है ये स्टेन को पकड़ता है और गिव्स वायलेट कलर। ये ना वायलेट कलर दे देता है, सॉरी थिक वाला देता है, डज नॉट गिव वायलेट कलर। और ये जो थिक सेल वॉल है ये वायलेट कलर छोड़ देता है, गिव्स वायलेट कलर, ये वायलेट कलर छोड़ देता है। और जो वायलेट कलर देती है इसको इन्होंने नाम दिया है ग्राम पॉजिटिव, और जो भी वायलेट कलर नहीं देती है इसको इन्होंने नाम दिया है ग्राम नेगेटिव। बहुत छोटा टॉपिक है यार, बस एक कॉलम दी गई है एनसीईआरटी में तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें उतना कुछ चीज नहीं है। तब यहाँ तक तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी है हमें। और लास्ट एक टॉपिक मिल गया है हमें जो मुझे सबसे पहले कवर करनी चाहिए थी, लेकिन तब भूल गया था मैं, जो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया होती है ना, ये शेप्स है। और ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। अगर मेरा बैक्टीरिया रॉड शेप है, ये रॉड शेप है, तो इसको बोलते हैं बैसिलस। क्या है ये, रॉड शेप। अच्छा, अगर मेरी बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप है तो इसको हम बोलते हैं कॉकी या कॉकस। ये जो है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये स्पेरिकल शेप है, ये हमारा स्पेरिकल शेप है। और एक और है वाइब्रियो है हमें। अच्छा, अगर मेरी बैक्टीरिया ना ऐसे कमा शेप में है, ये हो गया हमारा कमा शेप, इसको हमने कहते हैं वाइब्रियो, वाइब्रियो भी कहते हैं, वाइब्रियम भी कहते हैं। तो क्यों एनसीईआरटी का एक लाइन भी छोड़ना। और ये हो गया हमारा कमा शेप। और लास्ट एक चीज है, और रॉड शेप बैसिलस, स्पेरिकल शेप कॉपस, कॉमा शेप वाइब्रियो, और एक शेप है यार, एक सेकेंड, स्पाइरल शेप होता है। अगर मेरी बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में है इसको बोलते हैं स्पाइरिलम, इसको बोलते हैं स्पाइरिलम, और ये होता है स्पाइरल शेप। तो ये शेप्स भी ना हमारे डायग्राम्स कुछ दिए गए हैं, उस सबको जाके देख लेना। अच्छा, इतना ही है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल।
कल हम मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल से। तब तक बहुत सावधानी से टाइम को इन्वेस्ट करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक